नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है प्रक्षेप का उड्डयन काल। बहुत अजीब सा शब्द लग रहा होगा आपका। ये जो आपको उड्डयन काल अजीब सा शब्द लग रहा है, ये है बहुत आसान शब्द। बस इसका ये जो लिखने में ये जो शब्द आ रहा है, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो बहुत सिंपल मीनिंग है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय। उड़ना से उड्डयन बना हुआ है। तो आपने जो प्रक्षेप गति देखी, उस प्रक्षेप गति में वस्तु को आप क्या करते हैं? आप किसी एक स्थान से फेंकते हैं और वो दूसरे स्थान पर जाकर पहुंच जाती है। मतलब वो एक प्रकार से उड़ती ही तो है हवा में। तो ये जो उसका उड़ने का समय है, अर्थात उसके प्रारंभिक पॉइंट से उसका जो अंतिम बिंदु है, वहां तक पहुंचने में उसने जो समय लिया है, उसी समय को हम क्या कहते हैं? उड्डयन काल। प्रक्षेप गति में वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से, वस्तु को ही प्रक्षेप कहा जाता है। तो प्रक्षेप गति मतलब जिस वस्तु की गति है, उस वस्तु का नाम क्या है? प्रक्षेप। तो प्रक्षेप की गति। तो प्रक्षेप गति में वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने में जितना समय लेती है, उस समय को ही प्रक्षेप मतलब उस वस्तु का उड्डयन काल कहते हैं। इसको दर्शाते हैं कैपिटल टी द्वारा। अब इसमें जो एक इंपोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है कि प्रक्षेप गति में वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जितना समय लेती है, ठीक उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से अंतिम स्थिति तक वापस आने में भी लेती है। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रक्षेप का जो उड्डयन काल है, उड्डयन काल मतलब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने में जो लगा समय है, वो उड्डयन काल उसके अपनी प्रारंभिक स्थिति से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगे समय का 2 गुना होता है। क्यों? क्योंकि जितना समय ऊपर जाने में लगा, उतना ही समय नीचे आने में लगा। तो हम कह सकते हैं जो टोटल समय है, वो ऊपर जाने में लगे समय का 2 गुना है। तो यदि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय t मान लिया जाए, तो उड्डयन काल क्या हो जाएगा हमारा? 2t। तो अब अगर हमको t की कैलकुलेशन करनी है, t की वैल्यू चाहिए है, तो हम क्या करें? इस स्मॉल t की वैल्यू फाइंड करें। स्मॉल t क्या है? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो फिर से हमने स्टार्ट किया वही हमारा डायग्राम जो पुराने आप पिछले कई वीडियो में देखते आ रहे हैं। ये प्रारंभिक बिंदु है O। यहां से हमने वस्तु को फेंका है, किस वेग से? U। ये प्रारंभिक वेग है। किस कोण पर फेंका? तो क्षैतिज से थीटा कोण पर हमने वस्तु को इस U वेग से फेंक दिया है। जिससे क्या हुआ? ये वस्तु यहां से चली और ये पहुंच गई P पॉइंट, जो इसका मैक्सिमम हाइट है, अधिकतम ऊंचाई वाला जो बिंदु है वो P है। यहां पहुंचने के बाद फिर ये इसका नीचे गिरना शुरू हुआ, तो ये नीचे ये आ गई A पॉइंट पर। तो O से P तक पहुंचने में जितना समय लेती है वस्तु, उतना ही समय P से वापस A पॉइंट तक आने में भी लेती है। और उड्डयन काल क्या है? उड्डयन काल का मतलब है इस प्रारंभिक स्थिति मतलब O से अंतिम स्थिति A तक पहुंचने में लगा समय। तो यदि हमको O से A तक पहुंचने में लगा पूरा समय चाहिए, तो हम क्या करें? हम O से P तक पहुंचने में लगा समय निकाल लें। ये समय होगा आधा, इसका दुगना कर देंगे, पूरा समय जाएगा। आधा कैसे होगा? क्योंकि जितना समय ऊपर जाने में लगता है, उतना ही नीचे आने में भी लगता है। तो अब हमने बस जो स्थिति यहाँ मानी है वो यह लिख दिया है कि माना किसी वस्तु को बिंदु O से प्रारंभिक वेग वेक्टर U से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है, जिससे वस्तु क्षैतिज विस्थापन x, ये जिससे वस्तु क्षैतिज विस्थापन x, ये आप देख पा रहे हैं क्षैतिज में, ये x विस्थापन,
और ऊर्ध्वाधर विस्थापन y तय करके कैपिटल T समय, ये उड्डयन काल है, कैपिटल T समय पश्चात बिंदु A पर, ये बिंदु A है, बिंदु A पर पहुंच जाती है। यदि वस्तु को उच्चतम बिंदु P, ये उच्चतम बिंदु है, पर पहुंचने में लगा समय स्मॉल t हो, तब अब इसकी कैलकुलेशन करना है तो हमको ये ऊर्ध्वाधर घटक पर हम काम करेंगे। देखिए, प्रक्षेप गति में आप ये ऊर्ध्वाधर घटक क्यों निकाल रहे हैं, इसको मैंने पिछले कई सारे वीडियो में आपको समझाया है, अभी हम शॉर्ट में फिर समझ लेते हैं। आपने यदि किसी भी द्विविमीय गति में काम करना है तो जितनी भी सदिश राशियां होंगी उन सबके दो दो घटक होंगे, ऐसा आप जानते हैं। द्विविमीय गति मतलब जिसमें दो डायरेक्शन है, मतलब जिसको दो अक्षों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो जितनी सदिश राशियां हैं उनका एक x घटक होता है जिसको हम क्षैतिज घटक कहते हैं, एक y घटक होता है जिसको ऊर्ध्वाधर घटक कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो घटक किसके होंगे, सदिश राशि होंगी। तो अब यहां पर आपने जब वस्तु को ऊपर फेंका तो अभी हम जो काउंट करेंगे वस्तु का इस उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय काउंट करेंगे। मतलब हमको ऊर्ध्वाधर, ये ऊपर पहुंचने का समय है ना, तो ऊर्ध्वाधर घटक की आवश्यकता पड़ेगी, क्षैतिज वाले घटक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने यहाँ पर केवल ऊर्ध्वाधर घटक निकाला है। पिछले और जो वीडियो हैं जहां हमने दोनों घटक निकाले हैं, यदि आपने वो वीडियो देखे हैं तो आप इनको समझ रहे होंगे, और यदि आपने वो नहीं देखे तो आप उनको जरूर देख लीजिए, तो आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो एक सदिश राशि हमारे पास ये वेक्टर u जो कि प्रारंभिक वेग है, तो इसका x वाला घटक ux और y वाला घटक uy माना, और वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर वेक्टर लिखा हुआ है। तो ux की वैल्यू क्या होगी, देखिए, तो आप जानते हैं जो घटक थीटा के पास वाला होता है वो उसकी वैल्यू कॉस में आती है, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, वो साइन में आता है, जिसको बोला जाता है वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। तो बताइए इन दोनों में ऊर्ध्वाधर कौन सा है, जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये y वाला। तो इसकी वैल्यू आएगी साइन में, तो uy प्रारंभिक वेग हुआ हमारा, जिसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया uy, जो कि u साइन थीटा, साइन में आया। त्वरण, त्वरण ay, अब त्वरण सदिश राशि है, x घटक ax होता है, y वाला घटक ay है, इसकी वैल्यू मानी हमने g, वो भी माइनस का। ये क्यों मानी, देखिए, जो प्रक्षेप गति होती है, इस प्रक्षेप गति में वस्तु को जैसे ही आपने इस प्रारंभिक वेग से फेंक दिया, इसके बाद अब आप वस्तु पर कोई बल नहीं लगा रहे हैं। अब वस्तु जो गति कर रही है वो किस बल के अंतर्गत कर रही है, तो इस गुरुत्वीय बल, जिस पृथ्वी के ऊपर आप ये सब गतियां देख रहे हैं, वो पृथ्वी इस वस्तु पर बल लगाती है। हम जानते हैं पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी के द्वारा लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है या गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो जैसे इस वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं, पृथ्वी क्या करती है, नीचे की ओर उस पर बल लगाना स्टार्ट कर देती है। चूंकि वो बल केंद्र की ओर है, इसलिए बिल्कुल ऊर्ध्वाधर सीधा वर्टिकल बिल्कुल सीधे लगता है, लंबवत नीचे की ओर, इसलिए वो क्षैतिज वाले घटक को प्रभावित नहीं करता। अब क्षैतिज वाले घटक को प्रभावित नहीं करता तो क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और वस्तु देखो आप ये धीरे 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 आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन वो ऊर्ध्वाधर घटक को प्रभावित करता है, इसलिए जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है उसका ये ऊर्ध्वाधर वाला वेग घटता जाता है, घटता जाता है। जब वो अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है, उच्चतम बिंदु का मतलब जिसके ऊपर वो और नहीं जा सकती, अगर ऊपर नहीं जाएगी तो क्या होगा, फिर नीचे आना स्टार्ट होगा। तो नीचे आना स्टार्ट होने का मतलब ऊपर जाने वाला वेग अब 0 हो गया है। तो उच्चतम बिंदु पर उसका जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो 0 हो जाता है। इसलिए वस्तु आगे तो बढ़ रही है, देखो यहां से ये कंटिन्यूअस आगे तो बढ़ रही है, लेकिन जो ऊपर जाने वाला काम था वो यहां समाप्त हो गया और यहां से नीचे आने वाला काम स्टार्ट हो गया। तो अब आप ये समझ गए कि वस्तु के वेग में परिवर्तन है, लेकिन कौन से वेग में, ऊर्ध्वाधर वाले वेग में। इसलिए इस ऊर्ध्वाधर वाले वेग में परिवर्तन के कारण जो त्वरण होगा वो ऊर्ध्वाधर घटक में होगा। और कौन सा त्वरण होगा, तो वेग में परिवर्तन किसके कारण हुआ, पृथ्वी के द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण। तो जब गुरुत्व के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार जो उत्पन्न होता है त्वरण, उसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण। इसीलिए आपने लिखा यहाँ जी, उसको दिखाते हैं जी से। अब माइनस क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं त्वरण
मतलब वेग में वृद्धि, और मंदन मतलब वेग में कमी। तो आपने जब वस्तु को ऊपर फेंका तो उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन कमी वाला है या वृद्धि वाला है? मतलब ऊपर जाने पर वेग घट रहा है या बढ़ रहा है? तो आप समझ रहे हो वेग घट रहा है, इसीलिए यहां पर माइनस का जी आया है। अब अंतिम वेग इस P पॉइंट तक पहुंचने का हमको ये समय T हमने लिया था, इसलिए P पॉइंट हमारा अंतिम पॉइंट है। तो यहाँ पर जो वेग होगा वो अंतिम वेग हो गया हमारा 0, क्योंकि इसके बाद फिर वस्तु ऊपर नहीं गई, वस्तु नीचे आना स्टार्ट कर लिया। समय लिया हमने T। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए? इसी T की। ये कौन सा समय है? इस उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय। तो ये चारों चीजें कहाँ मिलेंगी हमको? गति के प्रथम समीकरण में v बराबर u प्लस ए टी। ये y क्यों लिए हैं? क्योंकि हम ऊर्ध्वाधर घटक पर काम कर रहे हैं। vy की वैल्यू 0, uy की वैल्यू u साइन थीटा प्लस ay की वैल्यू माइनस g, और t तो t है। इसका पक्षांतर कर दिया आपने, gt की वैल्यू आ गई, t का मान निकाला, g का फिर पक्षांतर किया, t की वैल्यू आ गई u साइन थीटा अपॉन g। तो ये t क्या चीज है? इस t का मतलब है इस बिंदु O से इस बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय। तो जितना समय इस P तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय P से वापस A तक पहुंचने में भी लगता है। यदि ये T है तो ये भी कितना होगा? T। हमें क्या चाहिए? कुल O से A तक जाने में लगा समय, तो T प्लस T 2T। तो उड्डयन काल हो गया हमारा कैपिटल T की वैल्यू 2 स्मॉल t की वैल्यू u साइन थीटा अपॉन g। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला हो गया कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। फ्रेंड्स, इस उड्डयन काल वाले फॉर्मूले को अब आप यहाँ याद कर लीजिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वहां पर हमको इसकी ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब आप बनाएं इसके नोट्स, इसको अच्छे से तैयार कर लें। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।